ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे और जब ऑर्बिट हायर ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो रेडिएशन एमिट होगी और फिर उस रेडिएशन के बारे में बात करेंगे जो एमिट हुई। ठीक है, सो एक्सप्रेशन फॉर यू कैन से वेवलेंथ, जो एमिटर रेडिएशन का वेवलेंथ है उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको भी। सो ये है कि सपोज करिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये आ गया, ये आ गया एक और, चलिए ये ले लिया हमने। ओके, और ये दूसरा हम खुद बना देते हैं ऐसे, ये है दूसरा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑर्बिट नंबर इसका n1 है और ये हायर ऑर्बिट n2। सो इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर गया तो हायर ऑर्बिट से यहाँ जंप कर गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करा, यहाँ पहुँच गया, ये न्यूक्लियस है। सो यहाँ रेडिएशन एमिट होगी, उस रेडिएशन की एनर्जी, फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बोलो, एच न्यू, ये न्यू इज फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। सो सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट n2 टू लोअर एनर्जी स्टेट n1। ठीक है, ड्यू टू दिस क्या होगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों स्टेट्स का। ठीक है, सो जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इसमें एनर्जी en2 बोल देते हैं, इसमें en बोल देते हैं, en1 बोल देते हैं। दैट एनर्जी डिफरेंस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स फोटोन एंड हैविंग एनर्जी कितनी कितनी एनर्जी होती है उसकी, एच न्यू। सो बनेगा आपका एच न्यू इज इक्वल टू, आपने यहाँ ई एन की वैल्यू पुट करनी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एन, दिस वाज द वैल्यू ऑफ ई एन, that means energy in nth orbit, and that value was -2 पाई, अभी की थी हमने, -2 पाई स्क्वेयर के, नीचे आया था n स्क्वेयर h स्क्वेयर। ठीक है, के स्क्वेयर था, m e की पावर क्या था बोलो, 4। ये थी एनर्जी nth ऑर्बिट में, -2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर m e 4 n स्क्वेयर h स्क्वेयर, सिंपल। ठीक है, अब यदि n2 ऑर्बिट है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वही n2 बोल दी मैंने। ठीक है, और इस ऑर्बिट में en1 बोल दी, पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, ये बोलो क्या आएगा, हाँ तो आ जाएगा, n की जगह n1 भरिए फिर n2 भरिए, n2 भरो पहले फिर n1 भरो, तो आपके पास आ जाएगा कितना, तो इसमें एक और चीज़ करेंगे कि अब इसको यदि आप ये जो है CH से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, CH से यहाँ डिवाइड कर दो, ये किया मैंने, CH से मल्टीप्लाई कर दिया और CH से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो CH है इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो En इज C, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, सो आपके पास आ जाएगा -2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर me4 अपॉन, ये CH को साइड में लिख दो, n स्क्वेयर को भी साइड में लिख दो, और ये हो गया CH क्यूब हो जाएगा ये ना, CH क्यूब हो जाएगा ये। तो ये जो सारा आपको कांस्टेंट दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, और उसको बोलेंगे R। तो RCH अपॉन वट n स्क्वेयर, वेयर R इज रेडबर्ग कांस्टेंट, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू है ये। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू है ये माइनस नहीं, यहाँ माइनस नहीं लेंगे भाई, ये जो माइनस है ना यहाँ, इसको बाहर करो बाहर, ये है ये। ठीक है, सो ये आ गया ये,
सो आ जाएगा माइनस आर, या आर की वैल्यू होता है 2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर me4 अपॉन सी एच क्यूब। उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.09678 10⁻⁷ और उसका यूनिट निकालेंगे तो पर मीटर आएगा भाई। तो ये होता है इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसका यूनिट मैंने बता दिया पर मीटर, और ये इसकी वैल्यू आती है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब यहाँ पुट कर दो, n की जगह n2 लिखेंगे तो आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, माइनस आर सी एच अपॉन n2 स्क्वेयर माइनस आर सी एच अपॉन n1 स्क्वेयर, यही आएगा। सो एच न्यू कितना आ गया, न्यू क्या होता है, न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी उसकी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। सो अब कॉमन क्या है यहाँ पे देखो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आर सी एच कॉमन है, आर सी एच कॉमन है, अंदर क्या बचा, ये प्लस वाली चीज़ पहले लिखो 1/n1 स्क्वेयर और ये माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ये आ गया। अब ये सी एच कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1/λ इज इक्वल टू एच, हाँ सर इज इक्वल टू आर, और ये बचा ना यहाँ पे इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, तो ये आ गया। So this is the wavelength of emitted radiation, है ना। This 1/λ is called wave number. So wave number is simply reciprocal of wavelength, ठीक है। 1/λ को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। सो ये था भी कि वेव नंबर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करो और एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करो, तो यू कैन डू इट लाइक दैट, ओके। सो ये था। So now we will study about different spectral series in case of hydrogen atom, okay, different spectral series in case of hydrogen atom. So उसमें जो पहली बात हम करेंगे, so डिस्कस क्वेश्चन ये बन गया, स्पेक्ट्रल सीरीज, spectral series in case of hydrogen atom, ठीक है। सो जब इलेक्ट्रॉन आपका हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो दोनों स्टेट्स में एनर्जी डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दैट रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। सो स्पेक्ट्रल लाइन जो है बेसिकली वो आपकी अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की आपको मिलेंगी। सो उसमें पहला जो केस आता है स्पेक्ट्रल सीरीज में वो है लाइमैन सीरीज। सो लाइमैन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका हायर ऑर्बिट से जंप करके आएगा पहले ऑर्बिट पे, तो n1 इसमें 1 हो गया और n2 की वैल्यूज एक से ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा क्या हो सकता है, दूसरे से आ सकता है, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, एंड सो ऑन। एक बार फिर बड़ी लाइमैन सीरीज, हियर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो फर्स्ट से ज़्यादा वालों से, मतलब हायर ऑर्बिट मीन्स क्या, पहले पे आना जंप हो गया, दूसरे से आ सकता है, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, ठीक है। सो आपको बताइए कि वेव नंबर 1/λ इज इक्वल टू क्या बताया था, रेडबर्ग कांस्टेंट n1 स्क्वेयर माइनस क्या था फॉर्मूला n2 स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर, n1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर, ठीक है। फिर n2 की वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी 2 3 4, मतलब ग्रेटर देन 1, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि n1 तो फिक्स हो गया इसमें, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये
कि जब वो पहले दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट पे जंप होके आएगा, ये तो इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। चलो यहाँ लिख देते हैं n1 की वैल्यूज तो फिक्स है 1, ठीक है जी। लाइमन सीरीज में बिकॉज उसको पहले ऑर्बिट पे आना है तो n1 इज 1, और n2 जो है उसकी वैल्यूज होंगी 2, 3, 4, 5 एंड सो। ये बता रहा था मैं कि दूसरे ऑर्बिट से जब पहले पे जंप होके आएगा तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, ठीक है। तीसरे से पहले आना तो पहले पे ही है, आना तो पहले पे ही है, तो वो सेकेंड लाइन। दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। दिस इज फोर्थ से पहले पे जंप होके आएगा तो दिस इज थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। पांचवें से आएगा पहले पे, दिस इज फोर्थ लाइन एंड सो ऑन, फोर्थ लाइन पे रखें ध्यान। सो कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 इफ यू वांट सेकंड लाइन इन लाइमन सीरीज, तो सेकंड लाइन के लिए n1 कितना आ जाएगा, n1 तो फिक्स है 1, और n2 कितना है सेकंड लाइन के लिए 3। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए और फिर आप सेकंड लाइन की वेवलेंथ यहाँ से निकाल सकते हो। ऐसे आप किसी भी लाइन की वेवलेंथ यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मतलब बताओ थर्ड लाइन के लिए कितना वेवलेंथ होगा, जो लाइमन सीरीज में थर्ड लाइन अमिट होगी, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, उसके लिए क्या वेवलेंथ होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, थर्ड लाइन के लिए n1 तो फिक्स है 1, n1 की जगह 1 भरेंगे आप, और n2 की जगह थर्ड लाइन है ना, n2 की जगह 4 भरेंगे। तो यहाँ पुट करने के बाद लैम्डा यहाँ से निकालेंगे, आर की वैल्यू दी होगी, ये आपको मैंने बताई भी 1.09678 इंटू 10 पावर 7 इंटू 10 पावर 7, ओके, नॉट -7, 10 पावर 7, ओके, 10 रेज टू द पावर 7 पर मीटर्स का यूनिट होता है। तो ये थी लाइमन सीरीज। अब इसमें एक और चीज़ पूछते हैं कि जी ऐसा बताओ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या मीट हो सकती है लाइमन सीरीज में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, सी तो फिक्स है, सो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये हो गया। तो जब आपकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला तो शॉर्टेस्ट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइन कब मीट होगी, जब वो बिल्कुल नियर बाई ऑर्बिट से जंप करेगा, मतलब फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के लिए क्योंकि पहले पे आना है, आना कहाँ से, दूसरे से, तो उस टाइम जो आपकी लाइट अमिट होगी, रेडिएशन अमिट होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, मीन्स लॉन्गेस्ट होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 कितना हो गया 1, फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, n2 कितना हो गया 2, पुट करो यहाँ पे, तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू r, n1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसी इफ यू सॉल्व इट, आर की वैल्यू पुट करें तो आ जाएगी, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है उसकी सॉल्व इट तो इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगी ये, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये ऐसे निकाल सकते हैं आप यहाँ से इसको। अच्छा, उसके बाद पूछता है कि लॉन्गेस्ट आ गई ना, अब बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए उसको पहले ऑर्बिट पे जंप होने के आना है, लेकिन दूसरा ऑर्बिट बहुत दूर होना चाहिए, मीन्स दूसरा ऑर्बिट के लिए n2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। बड़े दूर से जंप करेगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अमिट होगा, और वेवलेंथ क्या होगा उसका, शॉर्टेस्ट। ये वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी। तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 r, एंड 1 r की वैल्यू सॉल्व करें और एंगस्ट्रॉम में निकालें तो आ जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम, ये है, ठीक है जी। सो ये थी आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट होगी,
ठीक है। 911 एंगस्ट्रॉम के लगभग ये आंसर आ जाएगा आपका, और ये 12-16 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने अब दूसरी सीरीज़ करना है। और इसमें एक चीज़ याद रखें कि लाइमन सीरीज़ में जो भी रेडिएशन एमिट हुई उसकी जो वेवलेंथ है वो यूवी रीजन में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कौन से रीजन में लाई करेगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ये नहीं आपने भूलना है। सो जो दूसरी आपकी लाइन है वो है, लाइमन की जगह कौन सी आ जाएगी, बाल्मर। सो बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो जो लाइमन सीरीज अभी अभी हमने पढ़ी, कौन सी पढ़ी, लाइमन सीरीज जो पढ़ी, ये जो है 1906 में दिस वर ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली बाई लाइमन। ठीक है, 1906 में। और ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये है बाल्मर, बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में दिस वर ऑब्जर्व्ड बाई जे बाल्मर इन 1885, याद रखना आपने। ठीक है, सो यू कैन से दिस वर डिस्कवर्ड बाई बाल्मर इन 1885। सो बाल्मर सीरीज में N1 दूसरे ऑर्बिट पे जंप होके आना है अभी, बस हो गया, दूसरे ऑर्बिट पे जंप होके आना है हाईयर से। पहले ऑर्बिट का यहाँ कोई काम नहीं है, पहले का कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि N1 की वैल्यू क्या होगी 2, और N2 की वैल्यू कहाँ से चलेगी, N2 की वैल्यू होगी 2 से बड़ी 3, 4, 5। तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और N2 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 3, 4, 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ N2। तो ये होती है आपकी। और इसमें जो रेडिएशन एमिट होगी वो विजिबल रीजन में लाई करेगी, जो आपकी रेडिएशन एमिट होगी उसकी वेवलेंथ कौन से रीजन में लाई करेगी बोलो, विजिबल रीजन में, समझे। और फिर आगे बढ़े हम तो बात करेंगे कि वैसे ही कि इसके लिए भी फिर आपकी जैसे ये, तो दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जिसके लिए N1 2 होगा, N2 3 होगा। दिस इज सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सॉरी बाल्मर सीरीज। दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज जिसके लिए N1 2, N2 3। दिस इज सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज जिसके लिए N1 तो फिक्स है 2, लेकिन N2 कितना हो जाएगा 4। दिस इज थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सो ऑन। ठीक है, और एक और चीज़ कि इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो N1 की जगह क्या हो जाएगा 2, और N2 की जगह क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ 2 और यहाँ क्या भरेंगे 3। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 6559 आता है इसमें आंसर, याद रखेंगे 6559 एंगस्ट्रॉम ये होती है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें बांधो और नियर 2, और N2 इन्फिनिटी होगा, बिकॉज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन तभी इमिट होगी ना जब वो हाईएस्ट ऑर्बिट से जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आएगा, और तो फ्रीक्वेंसी तो होगी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट। तो यहाँ 2 भरेंगे, और इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट इट विल बी अराउंड, ये आ जाएगा यहाँ पे जो आंसर आएगा लैम्डा, यदि आप यहाँ से निकालोगे तो फिर ये आ जाएगा 3644 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ गई आपकी कौन सी, दिस वाज योर सेकंड सीरीज दैट इज बाल्मर सीरीज। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी थर्ड। पाशन, सो 1916 के आसपास शायद ये पाशन सीरीज जो थी वो साइंटिस्ट नेम्ड पाशन ने डिस्कवर करी थी। तो N1 की वैल्यूज़ में मैंने बता ही दिया कि 16 और 8, चलो डेट से नहीं हमें कुछ लेना, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो इसमें N1 3 हो जाएगा और ये 4, 5, 6 हो। सो दिस इज़ आपकी ये वाली फर्स्ट लाइन हो गई पास्टन सीरीज़ की, इसके लिए N1 3 है, N2 4 है, और ये हो गई सेकंड लाइन। 1 और 2 का इसके लिए कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखो ना 3 से शुरू होगा काम, ये होगी सेकंड लाइन और ये हो गई थर्ड लाइन, लाइमन बाल्मर पास्टन। ठीक है, सो यहाँ फिर N1 की जगह क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ हो जाएगा
ये n1 की जगह 3, तो दिस इज 3 का स्क्वायर, और n2 की जगह क्या हो सकता है, n2 की जगह 4 5 6 एंड सो। ठीक है, इसमें फिर वैसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 तो 3 ही होगा, तीसरे ऑर्बिट पे जंप होके आएगा इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से। सो इसके बिल्कुल नियरेस्ट कौन सा है, 4, तो यहाँ आप 3 भर देंगे और यहाँ कितना भर देंगे, 4, और यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हो खुद आप। ठीक है, शॉर्टेस्ट के लिए n1 कितना होगा बोलो 3, n2 क्या होगा इन्फिनिटी, और फिर आप यहाँ से लैम्डा खुद निकाल सकते हो बिकॉज दिस इज 3 का स्क्वायर। ये ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज ब्रैकेट। अच्छा, क्वेश्चन में जो रेडिएशन एमिट होती है उसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो कौन सा रीजन, इंफ्रारेड, याद रखेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद है अगली वाली सब की जो इंफ्रारेड में आती है। ठीक है, क्वेश्चन के बाद आ जाएगी ब्रैकेट। सो दिस इज योर ब्रैकेट, BRACK, लाइमन बाल्मर पाशियन ब्रैकेट। तो इसके लिए n1 की वैल्यू 4, ठीक है, और ठीक है जी, n1 की वैल्यू 4, मतलब चौथे ऑर्बिट पे जंप होके आएगा इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से। हायर क्या हो सकते हैं, 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई। कौन सी सीरीज़ की, ब्रैकेट सीरीज़ की। तो n1 की वैल्यू तो फिक्स है इसके लिए 4, मतलब इसके लिए 1 2 3 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और n2 की वैल्यू आ जाएगी 5 6 7 सो ऑन। ठीक है जी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 4 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो ये 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, एंड यू कैन फाइंड लैम्डा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 तो 4 ही रहेगा, लेकिन n2 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 की जगह यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये आ गया, यू कैन फाइंड लैम्डा। ठीक है, और इसकी जो रेडिएशन इस सीरीज में एमिट होगी, स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट हो रही हैं, इनकी वेवलेंथ फॉर इंफ्रारेड, FAR, फॉर इंफ्रारेड से थोड़ा परे, फॉर इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। ठीक है, और आगे जो है वो फंड सीरीज है लास्ट में, PFUND, फंड सीरीज। तो फंड सीरीज के लिए यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ 5वें ऑर्बिट पे जंप होके आएगा हाइयर से, 6 7 8 सो ऑन, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यूज बताई मैंने 6 7 8 एंड सो ऑन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 तो वही रहेगा 5, 5 के नियरेस्ट कौन होता है 6, तो यहाँ 5 स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी वेवलेंथ, यहाँ से यू कैन फाइंड आउट। शॉर्टेस्ट के लिए n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यू कैन फाइंड लैम्डा फ्रॉम दिस। आल्सो द वेवलेंथ ऑफ emitter रेडिएशन लाइज इन फॉर इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, सो ये था आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम की। सो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो इधर को हम एनर्जी प्लॉट कर लेंगे, और फिर ये ऑर्बिट नंबर ले लेंगे, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इधर को, फिर n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे ऐसे, फिर 3, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये टाइट होती जाएंगी, घनी घनी होती जाएंगी लाइंस ऐसे। सो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है जी। सो यदि मैं
पहले ऑर्बिट की बात करूँ तो उसको बोलेंगे पहले ऑर्बिट मीन ग्राउंड स्टेट। फॉर ग्राउंड स्टेट एन कितना हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। देयरफॉर एनर्जी पहली स्टेट में कितनी आएगी, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। सो एन इक्वल टू 1 के लिए यहाँ एनर्जी आ जाएगी -13.6, ठीक है। सो ये आ गया पहला केस। दूसरे केस में आप एनर्जी निकालो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना होना चाहिए भैया, नेक्स्ट 2, एन इज इक्वल टू 2। देयरफॉर एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट यू कैन से -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया। सो ये आ जाएगी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ आ जाएगा -3.40, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो आपने एन की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू कर देनी है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकेंड बोला तो एक ज़्यादा चल रहा है ना, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। सो एनर्जी यहाँ पुट कर दीजिए एन इज इक्वल टू 3 ऊपर। सो E3 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा 9, 1 माइनस 1.54, यह आ जाएगा माइनस यहाँ पे -1.54। सिमिलरली चौथी एंड सो ऑन, ठीक है। तो आ जाएगा नंबर 4 फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट एन आगे चलेगा एक, एन इज इक्वल टू 4। देयरफॉर E4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो -0.85 एंड सो ऑन। आप यहाँ आगे निकाल सकते हो जाके। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे जैसे हम ऑर्बिट नंबर बढ़ा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल, जैसे जैसे आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है ना, तो यू विल फाइंड कि जो एनर्जी डिफरेंस है, ये देखो ये मतलब एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये क्लोज होती जा रही है, क्लोज होती जा रही है जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन, हाँ डिफरेंस, जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स वो भी डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई वो क्लोज होती जा रही है, ठीक है। तो ये देखा आपने यहाँ से। सो ये थी एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम की। और फिर यदि आपको डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आ गया जैसे आपका पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस है, ये आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आ गया पांचवा, रफ्सी बन रही है यहाँ, छठा, और ये आ गया सातवां। ये अलग अलग ऑर्बिट मैंने बना दिए, ठीक है। ये सो दिस इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। सो जब पहले ऑर्बिट पे जंप होके आएगा ना हाइयर से, ये आ गई लाइमन सीरीज, पहली लाइन निकली है लाइमन सीरीज की, दूसरी, ये तीसरी, ये कौन सी निकली चौथी, ये कौन सी पांचवी, और ये कौन सी छठी। तो ये होगी लाइमन सीरीज खत्म। सो दिस इज लाइमन सीरीज, ठीक है। और बाल्मर सीरीज में पहले का कोई मतलब नहीं है, दूसरे पे आएगा जंप होके, तो ये आ गई पहली लाइन, सॉरी बिल्कुल नियरेस्ट वाले से आएगी पहली लाइन। दिस फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन, दिस इज फिफ्थ लाइन। तो ये कौन सी सीरीज आ गई बोलो, बाल्मर, ठीक है। अब आएगा थर्ड पे, ये है आपका थर्ड लाइमर वाला पास्चन। तो पास्चन के लिए ये आ गई पहली लाइन, ये आ गई पहली लाइन ना, थर्ड पे आएगा, और ये आ गई दूसरी लाइन, ये आ गई तीसरी लाइन, और ये आ गई चौथी लाइन। कौन सी सीरीज है ये बोलो, पास्चन, ठीक है। तीसरा खत्म हो गया। अब चौथा ये है 1 2 3 चौथा, अब इस पे आएगा, तो ये आ गई आपकी नेक्स्ट, ये पहली लाइन ब्रैकेट सीरीज की, ये आ गई दूसरी लाइन ब्रैकेट सीरीज की,
चौथे पे आना है ना, और ये आगे तीसरी लाइन ब्रैकेट सीरीज की, सो दिस इज ब्रैकेट, ठीक है, सीरीज। ठीक है, लाइमन बाल्मर मार्शन ब्रैकेट फंड सीरीज में कहाँ आएगा, 5 में भी आएगा, तो इस पे आना है, इस पे, ये आ गई आपकी पहली लाइन और ये आ गई दूसरी लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इसके फंड सीरीज, तो ये बन गई आपकी डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज हमने शो कर दी हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के केस में। सो देखो भाई, ये होगी वो फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की, इसके लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू देख लो 2, ये होगी सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन, n1 तो फिक्स है 1, लेकिन n2 की वैल्यू क्या 3 एंड सो ऑन। वैसे ही बाल्मर की, पार्शियन की, ब्रैकेट की, फंड की। ठीक है, ये न्यूक्लियस है बीच में। सो यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म, what do you mean by the term excitation energy? सो जो एनर्जी चाहिए उस एक इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन एटम में है ग्राउंड स्टेट से किसी और एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। सो व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू move electron from ground state to any one of the excited states, that is excitation energy. ठीक है, so it is the energy required to move electron from ground state to any one of the excited states. ठीक है, ये तो इसमें जैसे किसी ने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोला तो पहली एक्साइटेड स्टेट पे ले जाना है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन टू एनी की जगह आपने यहाँ लिख देना टू, हाँ एनी, ये जो है ना आगे सारा है, हाँ टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। आपको पता ही है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मैंने बताई आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी उसके लिए मैंने एनर्जी बताई आपको -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी, देयरफॉर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले गए, जिस ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी है, ये एनर्जी वहाँ पे है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी कितनी, -E2 -E1, तो E2 कितना, -3.40 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 13.6 पॉजिटिव हो गया, पहले लिख दो -3.40, समझे। सो 13.60 में से 3.40 घटा दो, कितना आया है 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे। तो इतनी होती है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, किसी ने पूछ लिया कि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ सेकंड लिख देना, तो सेकंड का मतलब है यहाँ आपने सेकंड लिख देना, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जगह क्या लिख देना, यहाँ लिखना सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये। सो E1 यहाँ E3 हो जाएगा, और E3 में मैंने कितनी बताई थी, -1.85, नहीं -1.54 थी शायद, है ना, -1.54 थी, यस, वो लिख दो यहाँ पे। -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ जाएगा E3 -E1, तो कितनी आ जाएगी ये, इसको देख लो, निकाल के यहाँ से, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी।
कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइनस 1.54 आ जाएगा 13.6 माइनस 1.54, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 13.6 1.54, तो आ जाएगा आपके पास 2 में से 1 गया 1, अच्छा बीच माइनस 0 3 से तो 12.06, तो ये आ जाएगी 12.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे आप थर्ड निकाल सकते हो, यहाँ आपका E4 हो जाएगा यहाँ पे, एंड सो ऑन, ठीक है। सो लास्ट में ये आता है कि व्हाट इज मेंट बाय आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यहाँ होगा कि आपने ग्राउंड स्टेट से उसको ऐसे आपने इतने दूर ले जाना, इन्फिनिटी पे ले जाना, मतलब ताकि वो फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन, मतलब वो बाउंड स्टेट में ना रहें, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट सो दैट इट बिकम्स फ्री, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको E1 से कहाँ ले जाना, E इन्फिनिटी पे, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ना, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी बेसिकली वो हो जाएगी, सो E इन्फिनिटी कितना होता है, 0, ठीक है, क्योंकि E n कितना होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। सो E इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी ये E इन्फिनिटी माइनस E1। ग्राउंड स्टेट से उसको कंप्लीटली आपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ग्राउंड स्टेट से निकालना है कि वो कंप्लीटली जो है वो न्यूक्लियस की पकड़ से दूर हो जाए, मतलब ठीक है, मतलब फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन। तो उसको इन्फिनिटी पे भेजना पड़ेगा ना, फिर इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, मैक्सिमम है, मतलब -13.6, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा ये, सो दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन आता है ना एनर्जी का आपके यहाँ, negative sign of energy simply shows that electron and nucleus forms a bond system, means उनके बीच attractive force है, कूलम्स attractive force, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस की पकड़ में है इलेक्ट्रॉन, मतलब दे फॉर्म ए एक बाउंड सिस्टम बनाते हैं वो, ठीक है। नेगेटिव साइन ये बताता है यहाँ पे, और जब नेगेटिव साइन यहाँ से हट गया इसका मतलब वो फ्री हो गया फिर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, उसको इतनी एनर्जी मिल जाए ना, हाइड्रोजन एटम में इतनी एनर्जी मिल जाए ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्री हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया, और हम बात करेंगे कि जो बोहर्स मॉडल है, बोहर्स मॉडल, सो बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब है कि ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, जैसे हीलियम प्लस, एक हीलियम प्लस, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हीलियम एटम में 1 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया तो हीलियम प्लस बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए यदि आपने लिथियम से, तो लिथियम 2 प्लस बन जाएगा ना। सो ये आ गया लिथियम, ठीक है। और यदि आपने 3 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से रिमूव कर दिए तो फिर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही बन गया, ठीक है। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस केस में जो इसका जेड है वो कितना है 2, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 2, और इसका कितना है 3, और इसका कितना है 4, एंड सो ऑन, बोरोन का आ जाएगा आगे, ठीक है। सो बोर्स मॉडल जब हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम लगाते हैं, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगेगा है, ठीक है।
ऐसे कॉम्प्लेक्स एटम जिनमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, सो उनके लिए ये मॉडल काम नहीं करता है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये हमने लिखा, तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए सिर्फ मैंने इतनी सी बात करनी है कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए फॉर्मूला आपका रेडियस का nth ऑर्बिट में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, n स्क्वायर अपॉन क्या था, n स्क्वायर था ना, तो ये नीचे जेड आ जाएगा, वैसे रखेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में ये जेड ऊपर आ जाएगा, जेड अपॉन उसमें इन्वर्सली था n। ठीक है, और जो तीसरा है आपका एनर्जी के फॉर्मूले में ऊपर आ जाएगा जेड स्क्वायर, दैट्स ऑल, एन स्क्वायर जेड। उसमें था ना, उसमें था आपका ये नीचे था एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ऐसे, तो ये रखें आप ध्यान। ठीक है, बाकी यदि मैं फॉर्मूला यहाँ लिखने की कोशिश करूँ तो आर एन का जो फॉर्मूला था वो बेसिकली था कितना था वो 0.53 हाँ एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा बोल रहा हूँ मैं, और एंगस्ट्रॉम रहेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला था अल्फ़ा 1 अपॉन दैट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है ना, तो जेड अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है, और एनर्जी का था -13.6 जेड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और एन स्क्वायर तो था ही, और आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं आपने कि ये इस केस में ये आ जाएगा, इस केस में ये आ जाएगा, और इस केस में ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ रेडियस nth ऑर्बिट में, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दिस इज़ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, और रेडियस के केस में जो जेड है वो नीचे चला गया और यहाँ ऊपर आ गया, और ओवरऑल यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो बोर्स मॉडल है, फिर इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं, जैसे पहली ड्रॉबैक है कि दिस मॉडल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही ये एप्लीकेबल है। सो यदि इट इज़ नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एज आई एम सेइंग। ठीक है, सो इट इज़ नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, तो ये पहली ड्रॉबैक होगी। ठीक है, so it is not valid for complex atoms having more than one electron। और दूसरा है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, इसके बारे में ये कोई बात नहीं कर पाया कि क्यों अलग अलग होती है। ठीक है, तीसरा कि जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो एक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में ये बात नहीं कर पाया क्यों हो जाती है। ठीक है, और फिर चौथा ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं आपकी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्प्लिट हो जाती हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड स्टॉर्क इफेक्ट। तो इसके बारे में भी ये बात नहीं कर पाया, ये मॉडल की ड्रॉबैक्स बन गई। ठीक है, सो इसके लिए इतना ही, ओके देन।